हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए DSSB का 16 अप्रैल 2025 को सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका जनरल अवेयरनेस पार्ट के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो कौन से अमेंडमेंट एक्ट से जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को जो है वो ग्रांट मतलब मान्यता दी गई थी। तो ये है आपका 73rd अमेंडमेंट। अब इसका ईयर भी पूछ लेता है कि कौन से ईयर में हुआ था ये अमेंडमेंट। तो ये हुआ था 1992 में और इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1993 में। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको 74th अमेंडमेंट एक्ट भी पता होना चाहिए। ये रिलेटेड था म्यूनसिपैलिटीज़ से। ठीक है, किससे रिलेटेड था? म्यूनसिपैलिटीज़ से। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो है 74th अमेंडमेंट एक्ट, और ये भी 1992 में ही हुआ था। ठीक है, तो दोनों ही 73 और 74th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो आपके 1992 में हुए थे और 1993 में इन्हें इम्प्लीमेंट किया गया था। 73rd जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से जो है वो रिलेटेड है और 74th जो है वो आपका म्यूनसिपैलिटीज से है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज अकाउंटेबल फॉर कैलकुलेटिंग द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपका होगा, ये इकोनॉमी से है क्वेश्चन, इसका आंसर होगा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। ठीक है, जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटेबल है? अभी कुछ दिनों पहले एक प्रीवियस पेपर में जो है जीडीपी की फुल फॉर्म पूछी गई थी। ठीक है, अब इसमें पूछ लिया कि जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए कौन अकाउंटेबल है। ठीक है, कौन करता है उसे कैलकुलेट? तो इसका आंसर होगा सेंट्रल ऑफिसर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर CSO। एक्चुअल में क्या था कि पहले ना पहले CSO करता था, लेकिन अब एक ऑर्गेनाइजेशन है NSSO और एक है CSSO, इनको मर्ज करके बना दिया गया है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ऑफिस। ठीक है, तो अब ना ये करते हैं, अब कौन करते हैं? अब ये करते हैं। तो अगर ये ऑप्शन में होगा तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं। Now next question is which of the following places is the headquarters of ICAR Indian Institute of Soil and Water Conservation located? तो ये आपका है देहरादून में लोकेटेड, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। Now next question is Article 343(1) of Indian Constitution state that the official language of the Union shall be Hindi in which of the following scripts? ठीक है, तो आर्टिकल 343 के अकॉर्डिंग, ठीक है, यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि हिंदी है उसकी स्क्रिप्ट क्या होगी? अब देखो, हमें पता है कि हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, उसकी स्क्रिप्ट तो देवनागरी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 देवनागरी। और बाकी के जो ऑप्शन है ना वो है भी मतलब फालतू के ही दिए हुए हैं, उनका कोई यूज़ सेंस नहीं बनता। अशोक नागरी, विजयनागरी, दमनेश नागरी, ये कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और याद रखनी है, ये है इसका आर्टिकल 343। अभी कुछ दिनों पहले जो हमने प्रीवियस ईयर पेपर करा था उसमें ना आपसे इसका आर्टिकल पूछा था कि कौन से आर्टिकल में ये बोला गया है कि जो यूनियन है, हमारा जो संघ है, उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है और उसकी स्क्रिप्ट देवनागरी होगी। ये कौन से आर्टिकल में बोला गया है? तो ये आर्टिकल है आपका 343, तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिद्वाना अ मिडिल पैलियोलिथिक साइट इज फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो दिडवाना ना एक झील भी है जो कि राजस्थान में है। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि दिडवाना जो है वो आपका राजस्थान में है, एक पैलियोलिथिक साइट। तो इसका आंसर क्या है? राजस्थान। नाउ नेक्स्ट इज द पांड्यास केम टू लाइट टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द 6th century AD विद किंग डैश व्हेन ही सप्रेस द कालाभ्रस। तो देखो, यहाँ पर ना पांड्या किंग की बात हो रही है। कौन से किंग की बात हो रही है? पांड्या किंग की बात हो रही है। अब ये जो नरसिंह वर्मन 2 है और ये जो सिंह विष्णु है, ये तो पल्लव डायनेस्टी के हैं। ठीक है, ये पल्लव किंग है, और ये पुलकेशिन 2 जो है ये चालुक्य किंग है। ठीक है, तो बचा कौन? कंडुगोन। ठीक है, तो जो कंडुगोन है वो आपका पांड्या रूलर है, पांड्या किंग है, तो ये आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ लाइट वेव पासिंग फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयरर मीडियम विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 degree forms the corresponding angle of refraction 60 degree, calculate the refractive index of the denser medium। ठीक है, यहाँ पर आपसे रिफ्रैक्टिव, ये एक न्यूमेरिकल है और साइंस का, और यहाँ पे आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है।
ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक स्नेल्स लॉ होती है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वो है होता है साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, आई होता है यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर होता है यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पर अब ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये तब एप्लीकेबल होता है जब आपका जो क्या कहते हैं रे है वो रेयरर से डेंसर में जाए। रेयरर से डेंसर में जाने का मतलब है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आपका रेयरर मीडियम में बनेगा और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो आपका डेंसर मीडियम में बनेगा। लेकिन यहाँ पर आपसे ना उल्टा पूछा गया, यहाँ पे आपसे कहा गया है कि डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो डेंसर से रेयरर में जा रही है यानी कि यहाँ पर साइन आर अपॉन साइन आई कर देंगे। ठीक है, मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो यहाँ पर डेंसर मीडियम में बनेगा और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो यहाँ पर बनेगा आपका रेयरर मीडियम में। अब देखो साइन आर का मतलब है आर यहाँ पे कितना दिया है साइन 60 है ना, और नीचे आ जाएगा साइन 30 क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 60 डिग्री और एंगल ऑफ इंसिडेंस है 30 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2 और उसकी वैल्यू होती है आपकी 1/2 साइन 30 की। तो यहाँ से आपका आंसर निकल आएगा √3, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 √3। ठीक है, तो अब हम अगर देखें तो इसका आंसर जो है निकल कर आया है आपका ऑप्शन नंबर 4 √3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन DFIs ऑफ इंडिया। DFIs ऑफ इंडिया इसका क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है ना, टू रेगुलेट मॉनेटरी पॉलिसी, ये तो RBI का होता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वही मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट करता है, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन 4। बाकी जो ऊपर के दो हैं ये भी नहीं होंगे। इसका होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3, टू सपोर्ट लो कैपिटल प्रोजेक्ट्स एंड बोरोवर हु लैक एक्सेस टू कमर्शियल लैंडर्स। ये क्वेश्चन आपका इकोनॉमी से था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एज पर 2021 फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो करंट अफेयर्स का मान सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। ये बोल रहे हैं कि लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया वाज रिकॉर्डेड इन वेस्ट बंगाल, सेकंड इज द सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया वाज रिकॉर्डेड इन गुजरात। मतलब सबसे बड़ा जो मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया है वो आपका वेस्ट बंगाल में है और जो सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया है वो आपका गुजरात में है। तो ये दोनों ही बातें सही हैं। ठीक है, ये दोनों ही बातें सही हैं, तो बोथ A एंड B हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम डू अमीबा एंड बैक्टीरिया बिलोंग टू। अमीबा और बैक्टीरिया किसको बिलोंग करते हैं, किस किंगडम को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो देखो जो अमीबा है ना वो प्रोटिस्टा को करता है और जो बैक्टीरिया है वो मोनेरा को करता है, तो ऑप्शन 2 जो है वो आपका सही आंसर होगा। Now next is what new provision has been included in the expanded national livelihood mission by the union cabinet as on 21 February 2024। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी पिछले एक प्रीवियस पेपर में भी आया था कि पूछा था कि इस मिशन की जो है फाउंडेशन ईयर पूछा था आपसे नेशनल लिवलीहुड मिशन का, तो वो है आपका 2011। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं कि इसका क्या कहते हैं, इसमें जो है कौन सा नया जो है वो ऑब्जेक्टिव एक ऐड किया गया है। ठीक है, 2024 में तो वो ऐड किया गया है ये वाला 50% कैपिटल सब्सिडी फॉर एस्टैब्लिशिंग हॉर्स डोंकी म्यूल एंड कैमल एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग किंग ऑफ द खिलजी डायनेस्टी टुक द टाइटल ऑफ सिकंदर साहनी। तो ये हिस्ट्री से आया है क्वेश्चन और इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम कुछ बातें जो है वो और याद कर सकते हैं। सबसे पहले तो यही जो क्वेश्चन में पूछा है कि इसने सिकंदर साहनी की जो है टाइटल वो अपनाया था। ठीक है, सिकंदर साहनी इसे कहा जाता था। और एक बात है कि इसने अपने समय में ना मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, ठीक है, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी जो है वो स्टार्ट की थी। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्लासिकल डांस इज द नरेशन ऑफ द स्टोरी ऑफ द फेमिनिन डांस ऑफ विष्णु। कौन सा क्लासिकल डांस है जिसमें एक जो है वो विष्णु जो अवतार हैं उसके मतलब उस डांस से हमें विष्णु अवतार के बारे में जो है वो पता चलता है। ठीक है, विष्णु के एक अवतार के बारे में पता चलता है, तो इसका आंसर होगा आपका मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम। ये मोहिनी अट्टम कहाँ का है क्लासिकल डांस, ये है आपका केरला का। ठीक है, कथकली भी केरला का है
ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता है। कथक जो है वो यूपी का है और ओडिसी तो उड़ीसा का ही है। अब इससे ना एक स्टोरी जुड़ी है कि समुद्र मंथन के टाइम पर क्या हुआ था कि अमृत कलश के लिए देवताओं और दानवों में ना लड़ाई हो रही थी कि कौन लेगा अमृत कलश। तो उस समय पर जो विष्णु भगवान थे वो एक जो है औरत का रूप धारण कर आ गए थे और उसका नाम था मोहिनी। ठीक है, तो उससे क्या हुआ था कि जो दानव थे वो उस लड़की को, उस औरत को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो गए थे और उन्होंने जो है कलश जो है देवताओं को जो है कलश इजीली मिल गया था। तो इससे ऐसे करके कुछ स्टोरी जो है वो इससे रिलेटेड है। तो भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार के बारे में इस डांस से पता चलता है। ठीक है, बताया गया है इस डांस के बारे में। तो इसका आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है मोहिनी अट्टम। नाउ नेक्स्ट इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द डे आई बिकेम अ रनर विच Chronicles of the Indian Republic through the lens of its women athlete। अब ये जो बुक है द डे आई बिकम अ रनर, ठीक है, ये किसकी है? ये है आपकी सोहिनी चट्टोपाध्याय की। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, द डे आई बिकम अ रनर, इसका आंसर है सोहिनी चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल कैन द राज्यसभा ऑथराइज द पार्लियामेंट टू मेक लॉज रिगार्डिंग टू ऑल इंडिया सर्विसेज। अब ये क्वेश्चन क्या है कि आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में से पता चलता है कि जो राज्यसभा है उसको अथॉरिटी है, ठीक है, राज्यसभा जो है वो पार्लियामेंट को अथॉरिटी देता है कि वो ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए लॉज बनाए, कानून बनाए। हमारे इंडिया में कितनी ऑल इंडिया सर्विस है? हमारे इंडिया में अभी 3 ऑल इंडिया सर्विस है, अखिल भारतीय सेवाएं। एक तो IAS, एक IPS इंडियन पुलिस सर्विस, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और एक IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, तो इनके लिए जो है लॉज बनाने का जो राइट है वो पार्लियामेंट को है। और ये पार्लियामेंट को राइट कौन देता है? राज्यसभा। और ये किस आर्टिकल में बोला गया है? ये बोला गया है आपका आर्टिकल 312 में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज which of the following best describes the term liquidity adjustment facility in the context of India's monetary policy। अब देखो, सबसे पहले तो आप इसकी फुल फॉर्म ही याद कर लो, LAF की। यही पूछ सकते हैं एग्जाम में कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, पहली बात तो ये मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड। अब देखो, अगर आपको नहीं भी पता ना इसका आंसर, तो हम इसके ऑप्शंस को पढ़ के एक आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में है, तो इसलिए पहला जो है इंश्योरेंस स्कीम, ये तो नहीं होगा। ठीक है, दूसरा अ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट मैंडेटरी बैंक्स, ये भी नहीं होगा। अ मैकेनिज्म यूज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मैनेज लिक्विडिटी कंडीशंस इन द मार्केट थ्रू रेपो एंड रिवर्स रेपो ऑपरेशंस। तो देखो, ये वाला ऑप्शन सही होगा। हम इससे मतलब जो है ऑप्शन को पढ़ के भी आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हमें नहीं भी पता तो इसका आंसर। और लास्ट है आपका फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इनटू द स्टॉक मार्केट ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन जो थर्ड है वही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज इन विच ईयर डिड बनारसीदास कंप्लीट राइटिंग अर्ध कथानक। ठीक है, कौन से ईयर में जो बनारसी दास है उसने अर्ध कथानक जो है वो कंप्लीट करी थी? तो यानी कि जो अर्ध कथानक है वो किसने लिखी है? बनारसी दास ने। ये भी पूछ सकते हैं, है ना। प्रीवियस ईयर पेपर्स को तो आपको बहुत अच्छे से करके जाना ही जाना है। तो इसका आंसर है आपका 1641 में इसने ये करा था पूरा। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइस दैट डज नॉट यूज करंट कैरिंग कंडक्टर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या होगा? देखो, ऐसी कौन सी डिवाइस है जो मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर को जो है वो कैरी नहीं करती है? ठीक है, यूज़ नहीं होता जिसमें। देखो, इलेक्ट्रिक मोटर में तो होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर में मैग्नेट्स लगे होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर में भी मैग्नेट्स होते हैं और लाउड स्पीकर में भी मैग्नेट्स होते हैं। इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिक हीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका इलेक्ट्रिक हीटर। Okay, now next question is according to which amendment act of Indian Constitution can the President send back a bill passed by the Parliament for reconsideration only once? कौन से अमेंडमेंट एक्ट में ये बोला गया है कि जो
प्रेसिडेंट है वो किसी भी बिल को जो उसके पास रिकमेंडेशन के लिए आया है वो उसे पार्लियामेंट को वापस भेज सकता है, ठीक है। तो ये आपको बोला गया है 44th अमेंडमेंट एक्ट। और ये 44th अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1978 में, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रेसिडेंट अपनी वीटो पावर के बेसिस पे करता है। प्रेसिडेंट के पास 3 वीटो पावर्स होती हैं, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंशन वीटो और पॉकेट वीटो, ठीक है। तो अपनी जो है वीटो पावर का यूज़ करके वो किसी भी बिल को जो है वो सेंड बैक कर सकता है पार्लियामेंट को सिर्फ एक बार, लेकिन ऐसा वो सिर्फ एक बार कर सकता है, ठीक है। और अगर दोबारा पार्लियामेंट ने उसे वापस भेज दिया उस बिल को, तो फिर प्रेसिडेंट को अपनी सहमति उसमें देनी ही देनी होगी, ठीक है। तो ये रूल है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसरो एंड विप्रो कोलैबोरेटेड ऑन विच ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी इन 2024, ठीक है। इसरो और विप्रो ने कोलैबोरेट करके कौन सा अचीवमेंट जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी में हासिल किया है 2024 में। ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मैन्युफैक्चरिंग द PS4 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन फॉर द 4th स्टेज ऑफ PSLV, ठीक है। तो करंट अफेयर से भी 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर से बन रहे हैं, इसका मतलब करंट अफेयर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ पेपर सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर का, जो इसी साल 16 अप्रैल 2025 को हुआ है। अगर आपको आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करने हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर सच वीडियोज़, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।